मणिपुर में जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है, मैं किसी भी कम्युनिटीज़ पे कमेंट ना करते हुए जो वहाँ की मोस्टली रियल पोजीशंस जो वेरियस न्यूज़ेस से आ रही है कि बेसिकली ये ट्राइबल्स को मणिपुर से डिस्पोजेस करने का ये कॉन्फ्लिक्ट है। ट्राइबल्स को उनकी लैंड एंड टेरिटरी से डिस्पोजेस करने का जो है ये एक तरह से जो है वो कोशिश हो रही है कि आदिवासियों की जो जल जमीन जंगल और संस्कृति है उससे वो विस्थापित हो जाए वहाँ से। और उसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में होने के बावजूद, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बावजूद, 371C का स्पेशल प्रोविजन मणिपुर में होने के बावजूद जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर्ड एक्शन नहीं ले रही है। यूनियन गवर्नमेंट को जिस तरह का एक्शन लेना चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीस को रिस्टोर करने के लिए, चाहे सेंट्रल फोर्सेस हो या लिमिटेड मिलिट्री का भी यूज जो है वो किया जा सकता है। मैं आस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, लिमिटेड यूज किया जा सकता था मिलिट्री का, वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। और बीजेपी की जो सरकार है उसको बर्खास्त भी नहीं कर रही है। सेम सीएम के जो है संरक्षण में ये सारा जो है वो स्टेट पैरालाइज हुआ है। बीजेपी सरकार स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बजाय, पीस को रिस्टोर करने के बजाय, राइट्स को रिस्टोर करने के बजाय और आदिवासियों को जो डिस्पोजेस करने के लिए जो कोशिश हो रही है उसको रोकने के बजाय इसको जो है वो इनडायरेक्टली होने दे रही है। और प्रधानमंत्री को तब याद आई मणिपुर की जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पार्लियामेंट में लाने का जो है वो सोच बनी अपोजिशन द्वारा। तब तक प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द नहीं बोला, 2-3 महीने तक जो है वो चुप रहे। कई बार वो मन की बात करते हैं, फॉरेन टूर करते हैं, इंडिया में कहीं पर भी चले जाते हैं, लेकिन वो जो है उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो स्वयं मणिपुर जाए या मणिपुर पर एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट दे जिससे जो है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस को रिस्टोर हो सके और आदिवासियों को डिस्प्लेस करने की जो एक तरह का जो है वो षड्यंत्र हो रहा है वो रुक सके। तो मैं समझता हूं कि ये इसकी वास्तविकता है। और जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके द्वारा जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जब तक स्टेप्स नहीं लिए जाते ये चीज जल्दी सॉल्व नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार है विवेक ओबेरॉय जी, उन्होंने संविधान को बदलने की बात की है। आप उसमें संशोधन की बात करते हैं, तो क्या सच में जरूरत है संविधान को बदलने की? देखिए, मैं स्वयं 8 बिल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के दिए और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि संविधान में वीकनेसेस है और ये वीकनेसेस 1949 से ही बड़े सीरियस वीकनेसेस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि संविधान को टोटली बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसको पॉजिटिवली अमेंड करने की ज़रूरत है। और पॉजिटिवली अमेंडमेंट जो है वो संविधान में लाकर जो है बहुत सारा चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं। मेरा कैटेगरिकल व्यू है। जब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर CR राव ने, चंद्रशेखर राव ने भी 2 साल पहले इस तरह की बात की थी, तब भी मैंने कहा था, CR राव जी को मैंने तेलंगाना में जाकर जो है वो एक ओपन जो है वो डिस्कशन के लिए भी मैंने इनवाइट किया था कि भाई आपके जो पॉइंट्स है वो राइटिंग में जो है वो प्रोक्लेम कीजिए और मुझे देखने दीजिए। अगर अमेंडमेंट से ठीक की जा सकती है वो चीज़ें तो हमको संविधान बदलने की बात नहीं करनी चाहिए। वही बात मैं विवेक ओबेरॉय को भी कह रहा हूँ, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ है प्राइम मिनिस्टर के, कि आप जो है ऐसे स्टेटमेंट देने के बजाय आप लिस्ट को जो है वो प्रोक्लेम कीजिए कि आपको संविधान में क्या क्या चीज़ें कमी नजर आती है और उसको हम प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। संविधान को बदलने की जो है वो जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पॉजिटिव अमेंडमेंट्स अगर नहीं करेंगे तो रियल डेमोक्रेसी और लोगों के रियल राइट्स जो है वो रिस्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट है। हमारा डेमोक्रेसी डिफेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी है ही नहीं ऐसा मान लीजिए। ये जो हम केवल इलेक्शन करा रहे हैं वो चुनाव तंत्र है, वो लोकतंत्र नहीं है। डेमोक्रेसी का जो पहला रूल है मेजॉरिटी रूल का, उसके तहत ना हम अपने MP MLAs को चुनते हैं और ना उसके तहत हम लॉस को जो है वो बनाते हैं। चाहे मैं आर्टिकल 81, 170 की बात करूं या लॉस बनाने के लिए आर्टिकल 100, 107, 8 एंड 189 की बात करूं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी इज द मेजॉरिटी रूल, यानी 51% वोट से चुनकर जाना चाहिए, वो भी नहीं है। और कोई भी लॉ बनते वक्त जो है पार्लियामेंट की मेजॉरिटी होना चाहिए, ये रूल भी नहीं है। अगर 10% भी कोरम हो तो हमारा पार्लियामेंट जो है वो फंक्शन कर सकता है। 10% का मतलब लोकसभा में लगभग 55 MPs और उसके मेजॉरिटी अगर उसको पास कर दे तो वो लॉ बन जाता है। तो ये डिफेक्टिव डेमोक्रेसी का मॉडल है, डिफेक्टिव रूल ऑफ लॉ बनाने का जो मॉडल है। फिर आदिवासियों को एबोरिजिनल ट्राइब्स नहीं माना गया,
उनके जल जमीन जंगल और संस्कृति के जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फुल्ली गारंटीड नहीं है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या बाकी इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है वो डेमोक्रेटिक नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। हमारे देश के अंदर में बजट को लेकर बजट बनना चाहिए ये तो है, लेकिन मेजर क्या सिद्धांत होने चाहिए ये प्रोविजंस उसके अंदर नहीं है। फेडरलिज्म के अंदर में जो हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो राज्यों के अधिकार को अगर असर किया जाता है यूनियन के द्वारा, तो उसके जो है वो प्रिवेंटिव जो है वो प्रोविजंस नहीं है। जुडिशरी का जो मॉडल है, जो हमने सिलेक्शन प्रोसीजर को रखा है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर को नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। ऐसे कई मेजर फ्लॉज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि ये सारी चीजें पॉजिटिव अमेंडमेंट से ठीक की जा सकती है, उसके लिए संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। संविधान को लेकर बात हुई तो मेरे ख्याल से विजय बोद्ध जी को सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द मिसिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। I've already told you, and Vijay, I would like to speak to you. You just give a call to me tomorrow. I've been tracing you for long actually, but आप मिल नहीं पा रहे मोबाइल पर। मैंने ईमेल भी छोड़ा है, तो कल आप मुझे शांति से कॉल कीजिए दोपहर में। विजय के लिए मैसेज है मेरा। सर, विजय जी का अभी है तो एक और सवाल ले लेते हैं। हाउ कैन बी रिमूविंग द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, व्हाट शुड बी द पॉलिसी फॉर दिस? No, you see, the poverty of India can be removed by extraordinary policies. And I'll be speaking a lot on, you see, the overall model of development. Let me just give a very small example. You see, 18.2% of the Indian population, that is almost like 6 crore families of India, live on less than $3.2 a day. $3.2 यानी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 82.55 रुपीज है आज डॉलर जो है वो, तो आप उससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि 270-80 रुपए तक जो है वो पर डे पर लगभग 18% पॉपुलेशन यानी 6 करोड़ के लगभग परिवार देश में जो है वो जिंदा रहते हैं, अभी जी रहे हैं। और इनके लिए देश के अंदर में स्पेशल पॉलिसीज नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, उनको अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, कभी उनको मान लीजिए थोड़ा शक्कर दे रहे हैं, या अगर किसान है तो 2000 रुपया उसको दे रहे हैं। मनरेगा जैसा जो है वो कोई स्कीम दे रहे हैं जिसमें 365 दिन तो रोजगार नहीं मिलता, केवल 200 दिन की गारंटी है, वो भी पूरी तरह से नहीं मिल रही है। शहर में जो गरीब है उनके लिए तो अर्बन मनरेगा है ही नहीं है। तो ये जो पावर्टी का जो स्टेटस है, फिर हमारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है इंडिया में, यूनिवर्सल एजुकेशन का प्रोविजन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे देश में, यंग पॉपुलेशन लगभग 25% लोग अभी भी जो है वो अनएम्प्लॉयड है देश के अंदर में, और जो हमारा यंग वर्किंग फोर्स है वो रिड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। तो ये जो तमाम टिपिकल चीजें हैं जिसकी वजह से पावर्टी अभी भी है, चाहे क्रॉनिक पावर्टी हो या रिलेटिव पावर्टी जो है, इसको रिमूव करने के लिए यू रिक्वायर स्पेशल पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, कटिंग एज पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस की जो है वो जरूरत है, जिसमें जो है आपकी उनकी यूनिवर्सल हेल्थ केयर, उनकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये 3 चीजों को ठीक किया जाए, हाउसिंग को उनको दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजों को प्रोवाइड किया जाए। ये तो वन साइड ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो करने की जरूरत है। एंड देन इट रिक्वायर्स डायरेक्टली ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू देम। जब तक आप उनको एसेट्स डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करेंगे बजट से, तब तक के जो है वो अमीर नहीं हो पाएंगे, कम से कम मिडिल रिच नहीं हो पाएंगे। तो वो एसेट ट्रांसफर का जो है, डायरेक्ट फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रांसफर करने का भी एक पॉलिसी जो है देश में बनाना होगा, जिसको मैं लोकसभा के पहले जनवरी में डिक्लेयर करने वाला हूं। अभी मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, विजय, आई वुड लाइक यू टू कॉल मी बैक टुमारो, क्योंकि मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर भी हमको तैयारी करनी है। तो अभी राजस्थान और मैं छत्तीसगढ़ के लिए तो नीति डिक्लेयर कर दी है, उसमें एक छोटा मिनी प्रोविजन मैंने डिक्लेयर किया है इसमें, और इस पर मैं फिर चुनाव के पहले डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां मेरी नीतियों को चुरा लेती है और फिर कुछ टोपी वाले लोग कहते हैं कि भाई हमने गारंटी लाई है करके, तो इसलिए मैं वक्त आने पर इस पर डिटेल में बोलूंगा। झारखंड में सीएनटी सीपीटी जैसे आदिवासियों का कवच कहे जाने वाले एक्ट को झारखंड सरकार द्वारा बड़े बदलाव का कवायद किया जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें मेरा यही कहना है कि पहले आप कभी बीजेपी को वोट किया, कभी कांग्रेस जेएमएम को वोट किया, तो बीजेपी तो चाहती है कि ये खत्म हो जाए और जल जमीन जंगल और संस्कृति से आदिवासी विस्थापित हो जाए। कांग्रेस तो इस पर क्लियर रही नहीं है कभी भी, और जेएमएम को भी क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक आप उनको वोट करते रहेंगे तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है, सीएनटी एक्ट 1908 एंड एसपीटी एक्ट 1949,
संताल परगनास एक्ट जिसको कहा जाता है, और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है 1908 या और 9 आई फील, तो वो जो है वो कैसे प्रोटेक्ट होंगे। और इसमें सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासियों के सेकंड जनरेशन के इंडिजिनियस राइट्स को लाना पड़ेगा, जो एबोरिजिनल ट्राइब्स नहीं माना संविधान ने। और उसके बाद ह्यूमन राइट्स से जो सेकंड जनरेशन के जो राइट्स आए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक नहीं आते और जब तक एपीआई की गवर्नमेंट झारखंड में नहीं बनती तब तक ये डर तो हरदम आपको रहेगा। तो आप इधर उधर टाइम वेस्ट करने के बजाय डायरेक्टली एपीआई में ज्वाइन कीजिए और इस बार एपीआई की गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कीजिए। झारखंड का चुनाव जो है वो इस बार हमको जीतना है और उसके पहले लोकसभा का चुनाव है, तो झारखंड से 14 सीटों में कम से कम 5-6 एमपी जिताने की तैयारी कीजिए आप लोग। तो मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 तक बनाएंगे। एपीआई का इसके ऊपर कैसा देखना है? नहीं, ये तो एक्चुअली ये जो आदमी है, तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री का, ये हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कम पढ़े लिखे हैं और अब उनकी उम्र भी नहीं रही है कि वो इतना ज्यादा डिटेल रिसर्च करेंगे। मैं जरा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको 2028 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, अभी आप $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो एट व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया शुड ग्रो? पहले ये बात तो वो बताए कि कितना परसेंटेज ग्रोथ रेट लगेगा और क्या वो ग्रोथ रेट जो है आप अचीव कर सकते हैं कंटिन्यूअसली आने वाले 5 सालों तक। ये पहला सवाल जो है वो मैं पूछना चाहूंगा। अगर आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनाना है तो मैं ही आपको बता देता हूं, यू रिक्वायर अ ग्रोथ रेट मोर देन 8% कंटिन्यूअसली फ्रॉम 2023 टू 2028। तो आप $5 ट्रिलियन तो नहीं बन सकते। अगर आप 7% के ऊपर जाओ तो 4.5 से $5.5 ट्रिलियन 2028 तक बन सकते हैं और 2030 तक जो है आप जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनोगे, अनलेस एंड अंटिल यू आर एबल टू अचीव कंटिन्यूअस ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 8% पर एनम, विच इज अनरियलिस्टिक एट प्रेजेंट। थोड़ा सा रियलिटी में अगर प्रधानमंत्री बात करेंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज ऐसा अनपढ़ जैसे बोलना थोड़ा हंसी भी आती है। कल ग्रीस में जाके कुछ बोले, फिर कभी कुछ और बोले, उस पर शायद सवाल आएगा तो मैं और बोलूंगा डेमोक्रेसी के ऊपर में। तो प्राइम मिनिस्टर को ये सूट नहीं करता, यानी बार बार जो है ऐसा अज्ञानता से बोलना, तो बड़ी हंसी आती है कभी कभी कि देश के प्रधानमंत्री इतने अज्ञानी है हमारे। तो जरा थोड़ा सुधार करें मोदी जी तो अच्छा रहेगा इसमें। सर, ये डेवलप इंडिया के लिए पर कैपिटा इनकम कितनी होनी चाहिए? देखिए, डेवलप्ड इंडिया 2047 ये बात बोली जा रही है। फिर मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर से आप आंकड़ा डिक्लेयर कर दीजिए, केवल बोलिए मत कि हम प्रगत भारत बनाने वाले हैं। आपके पास में तो फिनेंस मिनिस्ट्री है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, एनएसओ है और तथाकथित आपके बीजेपी में बहुत विद्वान लोग हैं, पीछे आरएसएस में भी कुछ लोग हैं। तो आप एक काम कर लीजिए ना, जरा जो है आप आंकड़ा डिक्लेयर कर लीजिए कि 2047 में आप अगर डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसका जीडीपी कितना होगा, कितना $1 ट्रिलियन का जीडीपी चाहिए और पर कैपिटा इनकम जो है कितना होना चाहिए, आप डिक्लेयर कर दीजिए पहले। और अगर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते तो विजय मानकर यहाँ बैठा हुआ है, विजय मानकर तो आपकी भरी सभा में जो है वो निकालने वाला है। अभी 3 स्टेट में इलेक्शन आ ही रहे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तेलंगाना में भी लिमिटेड अगर है तो वहां पे भी देखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज वेरी मच इग्नोरेंट। वो केवल स्टेटमेंट दे रहे, भाषण दे रहे, घोषणा कर रहे हैं। उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है कि आपको क्या रेट में कितना $1 ट्रिलियन लगेगा, क्या रेट से ग्रोथ होना चाहिए। वेदर यू आर इन अ पोजिशन टू सस्टेन योर ग्रोथ रेट अबाउट 7.6% continuously from 2023 to 2047. That is the first precondition which is required to achieve the per capita income of $22,000 per capita income of $22,000. अगर आपको 1947 में डेवलप्ड इकोनॉमी होना है तो आपका पर कैपिटा इनकम 8.5 गुना ज्यादा होना चाहिए अभी से। जो अभी $2,600 का पर कैपिटा इनकम है इंडिया का, वो 8.5 गुना बढ़ना चाहिए, तब जाके आप $22,000 के ऊपर में आपका पर कैपिटा इनकम होगा। तो आपको कितना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उस समय में लगेगी? कम से कम ये कैलकुलेशन ये प्रधानमंत्री को कोई पढ़ा है, कोई इकोनॉमिस्ट जो है, इतने सारे बैठे इंडिया में, कोई ये प्रधानमंत्री को पढ़ा है कि इस तरह के झूठे झूठे घोषणा करना और देश को गुमराह करना, पब्लिक को गुमराह करना, ये जो है वो पॉसिबल नहीं। और दूसरी बात, अगर आप $22,000 को अगर आप पर कैपिटा इनकम अचीव भी कर लेंगे, फिर भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब तक रहेगी, जब तक कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका जो है वो कंप्लीट नहीं होगा,
यानी सबको रोजगार, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको सामाजिक सुरक्षा, ये जो तमाम चीजें जब तक अचीव नहीं होगी तब तक कि अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी, जो अभी 10% लोगों के पास लगभग 77% इनकम और वेल्थ है इंडिया का, अगर ये पोजीशन रहेगा तो भी आप जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेरी सॉरी टू से, इज अ वेरी वेरी लेसर एजुकेटेड पर्सन, और जो उनको ब्रीफ कर दिया जाता है वो बोल देते हैं। कल ग्रीस का जो भाषण दिया है दैट इज वेरी स्टूपिड एंड वेरी लॉफेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जो है मैं कहना चाहूंगा। तो $22,000 का पर कैपिटा इनकम चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी उस समय नहीं चाहिए। 10% के पास जो 77% है वो नहीं होना चाहिए। मीडियन इकोनॉमिक जो है वो इनकम होना चाहिए। 22,000 का मतलब हर व्यक्ति का लगभग 22,000 के आसपास होना चाहिए। तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अचीव, बट नॉट इम्पॉसिबल। पर वो कैसे किया जा सकता है, वो कॉस्मो ह्यूमनिज्म की पॉलिसीज में है। इनको वो चीज नहीं समझेगी, क्योंकि तो मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात अभी भी हो रही है, कौन कौन सी मूर्तियां खड़ी कर रहे हैं, तो ये लोग उसको नहीं समझेंगे कि कैसा किया जाता है। विजय मानकर समझ के डिक्लेयर करेगा इसको।